नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज के इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप चाहे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, आप चाहे अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो आप सभी में यही को करिकुलर का पेपर इस बार देना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू देखेंगे। मॉडल पेपर होने वाला है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे आप लोग एक साइड में हिंदी में देख पाएंगे, एक साइड में अंग्रेजी में देख पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अहम डैश पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका विकल्प सी होगा, क्योंकि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। विकल्प बी वास्तविक सिद्धांत इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए साथियों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है। तो जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो जो है भाई दुबले पतले होते हैं शारीरिक रूप से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें फुर्ती आ सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, है ना। तो भाई यहाँ पे जो बॉडी टाइप होता है वो एक्टोमॉर्फ ज्यादातर होता है और कुछ खिलाड़ी मीजोमॉर्फिक भी होते हैं। तो जो है संख्या एक्टोमॉर्फ की ज्यादा होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी लगाएंगे। एक्टोमॉर्फ है भाई शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है, उस शील गुण को क्या कहते हैं? वन ट्रेट दैट डोमिनेट्स ए पर्सनालिटी सो मच दैट इट इन्फ्लुएंसेस नियरली एवरीथिंग ए पर्सन डज इज ए कार्डिनल ट्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। कार्डिनल शील गुण कहा जाता है। अब भाई अगर आपने सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं की है तो आपको इन प्रश्नों को हूबहू याद कर लेना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। और जिनकी तैयारी हो गई है वो क्या करेंगे? रिवीजन करते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। और भाई आप किस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और अपने कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। तो यहाँ पे खुलापन शामिल है, ओपननेस शामिल है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। करेक्ट आंसर विकल्प बी होगा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर का क्या है? संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है? हु इनिशिएट टू ट्रांसमिट्स द मैसेज इन ए कम्युनिकेशन। मान लीजिए ये बाबू है और ये सोना है, इनको पूछना है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। तो भाई यही पहले मैसेज भेजना शुरू करेंगे बाबू सोना तक के लिए। तो भाई सेंडर कौन हो जाएगा? बाबू हो जाएंगे। तो प्रेषक करेक्ट आंसर विकल्प आपका यहां पर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, संचार डैश कौशल का एक भाग है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा विकल्प ए होगा। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बैरियर है, प्रभावी संचार में एक बाधा है, इसको आपको बताना है। तो अगर आप सूचना प्रचुरता देखिए तो ये बाधा नहीं होगा। संदेश की स्पष्टता भी यहां भी बाधा नहीं होगा। यहां पे सक्रिय सुनना, एक्टिव लर्निंग भी बाधा नहीं होगा। सांस्कृतिक भिन्नता, कल्चरल डिफरेंसेस, विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। करेक्ट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर का आपके स्क्रीन पर है। डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। तो जब विश्लेषण शब्द आ जाए तब आपको डिकोडिंग टिक करना है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। और जब संश्लेषण शब्द आए तब एनकोडिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों को, भावनाओं को, सुझावों को, आदेशों आदि की विषय वस्तु है ना। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये क्या है? एक मैसेज है।
है ना, किसी भी क्रश के लिए। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे, 11 नंबर का प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, संदेशों को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? क्या है भैया? तो प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? एनकोडिंग है। करेक्ट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। देखिए जो है संचार में जो तीन ही महत्वपूर्ण होते हैं, पहला जो होता है वो एनकोडिंग, दूसरा जो होता है वो डिकोडिंग, और डिकोडिंग के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो फीडबैक है। ये तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या सूचना के अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है? तो सिमेंटिक बैरियर कई कम्युनिकेशन का एक रूप नहीं है, तो व्याकरण त्रुटियां तथा खराब वाक्य संरचना, यही जो है भाई नहीं होगा। अगला सवाल आप लोग देख लीजिएगा, 13 नंबर का सवाल स्क्रीन पर है, एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूहों में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार का प्रणाली सबसे उपयुक्त है? तो लेन देन प्रणाली, ट्रांजैक्शनल मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। विकल्प ए लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 14 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशलों को पहचानिए। जब कम्युनिकेशन होगा तो कौन से स्किल्स जो है प्रमोट होंगे? तो भैया देखिए किसी ने आपको मैसेज भेजा कि भाई कैसे हैं, तो आप जो है पढ़ना जो है आप पढ़ने के लिए प्रोन्नत होंगे, जो है प्रमोटेड होंगे, और सुनने के लिए प्रमोटेड होंगे अगर कोई फोन लगा करके आपसे हाल चाल पूछ रहा है। उसके बाद देखिए फिर बोलना और लिखना भी आपको आ जाएगा। उधर से मैसेज आया कि मेरे बाबू ने खाना खाया, तो आपने लिख के भेज दिया हाँ बाबू मेरे खाना खा लिया। अब अगर आप उससे फोन में पूछा कि क्या भैया खाना खा लिए, तो आपने बोल दिया कि हाँ खाना खा लिए, तो यानी बोलना तथा लिखना, पढ़ना तथा सुनना ये प्रमोटेड होते हैं। पहला और चौथा करेक्ट आंसर है, तो विकल्प सी लगा देंगे, 1 और 4। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर, संचार प्रक्रिया में इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इट इज कॉल्ड। संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो यह क्या कहलाता है? इसको ऐसे समझिए, ये क्या है भाई साहब, ये है अभी सेंडर, और यहां पे आप लोग इसको इस प्रकार से समझिए कि ये भाई साहब क्या है, ये है रिसीवर। तो अब यहां पर इसको ध्यान से सुनिए कि ये भाई साहब बाद में क्या हो जाए, सेंडर हो जाए। देखिए ये यहां आ गए और ये भाई साहब क्या हो जाते हैं, यहां पे रिसीवर हो जाते हैं। ये इस प्रकार से समझिए। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है। विकल्प भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेन देन वाली प्रक्रिया हो जाएगी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरह का संचरण है, एक तरफ का संचरण है, कि मतलब केवल हम कहेंगे तुम सुनोगे, हम बोलेंगे केवल तुम सुनोगे, तुमको जवाब नहीं देना है। तो लीनियर मॉडल है ना, ये प्रायः जो है भैया हाई से लो लेवल तक के लिए जाता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर का, संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में किया जाता है वो किससे संबंधित है? तो आदेश से संबंधित है, ऑर्डर से संबंधित है। साथियों अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इसमें पेपर सेकंड जो होता है उसको क्या कहते हैं, सी सेट कहते हैं जनरली। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड पीसीएस में क्या है, इसी प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स के कम से कम 8 क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो भाई तैयारी देखिए गवर्नमेंट ने कितना अच्छा किया है को करिकुलर ला करके, नहीं तो हम इसको बाद में अलग से पढ़ते और अभी यही सीख जाएंगे। अगला सवाल देखिए 18 नंबर का, कथन एक है, क्या कहा गया है कि एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन देखिएगा, गहन सीखना है ना और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ साथ छात्र छात्राएं अंतरक्रियाएं मतलब इंटरेक्शन करें तथा विचारों के मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये कथन भी सही है। अब हमको कैसे सही पता हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है। अगर आपने भी सेमेस्टर में पढ़ा होता तो आपको भी पता चल जाता। लेकिन चलिए निराश होने की बात नहीं है, इसे कथन को याद रखिए, सही है गलत है। तो दोनों ही कथन हमारे सही है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए लगा देंगे।
आइए साथियों अगले सवाल को देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग तथा डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं? तो लेन देन वाले मॉडल में, ट्रांजैक्शनल मॉडल में। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका विकल्प बी होगा। अगला सवाल है 20 नंबर का स्क्रीन पर, संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है? तो समान स्तर के लोगों में देखिए भाई, यह भी है भैया सहायक अध्यापक प्राइमरी में, यह भी है सहायक अध्यापक, यह भी है सहायक अध्यापक। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी होगा, क्योंकि पदानुक्रम समान है। यह भी भाई असिस्टेंट टीचर है, यह भी असिस्टेंट टीचर है, यह भी असिस्टेंट टीचर है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एक हेड टीचर हो जाए, एचटी हो जाए, हेड टीचर हो जाए, तब भाई थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। चलिए समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का, कथन एक है, मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है यह बात। तर्क देखिए, तर्क क्या कहा गया है, क्योंकि जो अशाब्दिक संकेत होते हैं वो प्रायः गुप्त संदेश तथा सामवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं। भाई गुप्त होते हैं, ठीक है, जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। यह भी ट्रू है, तो दोनों ही बातें सही है। अब देखिए प्रश्न में क्या है, उत्तर विकल्प में, कि ए जो है असर्शन रीजन दोनों सत्य है, और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, विकल्प हमारा ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, अशाब्दिक संकेतों में शामिल है, तो शारीरिक भाषा भी शामिल है, आनन अभिव्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन भी शामिल है, और हाव भाव भी शामिल है। इसलिए करेक्ट आंसर विकल्प डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर, केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई एक योजना लॉन्च की, जैसे कि फसल बीमा योजना, ऐसे हमने लिख दिया FBY, फसल बीमा योजना लॉन्च कर दी। तो अब भाई एक एजेंसी है PIB, क्या एजेंसी है PIB, ये एजेंसी क्या करेगी, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ये खबर जो है देगी कि भैया प्रसार कर दीजिए, जिससे जो है जनता का फायदा हो जाए। आज तक पहुंचा दिया, ABP न्यूज तक पहुंचा दिया, DD नेशनल तक पहुंचा दिया, तो इस तरह से। तो PIB वो संस्था है, क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म आपसे अगर कभी पूछा जाए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है, भारत में मीडिया को प्रसार करती है। अगले सवाल को देखिएगा 24 नंबर का क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है, सोशल नेटवर्क नहीं है? तो लिंक्डइन तो है, इंस्टाग्राम तो बड़का वाला है जानते हो, ट्विटर भी बड़का वाला है, तो चैट बॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि नेटवर्क नहीं है। अगला सवाल स्क्रीन पर है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? मान लीजिए आपको कोई कहानी सुना रहा है, तो कहानी आपको सुनना आना चाहिए, लेकिन जब आप बात को अनदेखा करेंगे तब फिर प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? कॉलीग्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे प्रभावी रूप से सुनना महत्वपूर्ण है, इफेक्टिव लिसनिंग जो है महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर का है, एक भाषण को भाई सत्य के साथ बढ़ावा देना चाहिए, ये नहीं कि 15 मिनट 18 मिनट कह के जो है उन्माद फैलाना चाहिए, है ना। तो सत्य के साथ बढ़ावा हमेशा देना चाहिए भाई। 28 नंबर का सवाल देखिए, एक डैश वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है, तो जो विश्वासी वक्ता होगा, कॉन्फिडेंट स्पीकर होगा, वही जो है ऑडियंस की आई में देखेगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या उदंडता को प्रदर्शित करता है? तो जुड़े हुए उंगलियों के सिरे, आपकी 2 उंगलियां हैं और उसका जो हिस्सा अगला हिस्सा, मान लीजिए ये एक उंगली है इस टाइप की, और ये एक उंगली है इस टाइप की, इसको क्या करिए, ये दोनों सिरा आपस में जोड़ दीजिए, और ये तो भाई आपके हथेली में जुड़ा ही रहता है। तो अब मैं वो फिगर बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो वल्गर साइन होता है, तो यही उदंडता का प्रतीक होता है। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर का क्या पूछ रहा है, एक केंद्रित उंगली ए पॉइंटेड फिंगर में भी ये गेस्चर ऑफ एक्यूजेशन होगा, आरोपण होगा, आरोप लगाते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने घर पे आके शिकायत करते हैं कि मम्मी मम्मी यही हमको मारा है, और उंगली दिखा के कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझिए। 31 नंबर का सवाल स्क्रीन पर, एक अच्छे वक्ता की बाणी की टोन किस प्रकार होनी चाहिए? टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तो भाई स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर बोलना चाहिए,
है ना, ये नहीं रहे कि साफ सुनाई नहीं दे रहा है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण किसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए? तो श्रोता को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका डी होगा साथियों। अगले सवाल को देखिएगा 33 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, तो ये सब कॉन्शियस होता है हमेशा। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, अर्धचेतन। अगले सवाल को आइए देख लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पैरा भाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? तो एक तो आवाज आपकी वॉइस, दूसरा अवधारणा इंफेसिस, और तीसरा प्रभाव इंप्रेशन। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर के लिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त संकेत है? तो भाषा के अतिरिक्त संकेतों में लिखना भी है और आंकिक विधि भी है, दोनों ही करेक्ट है, इसलिए सी विकल्प होगा। ए और बी दोनों, एक और बी, एक और दूसरा दोनों। अगला सवाल 36 नंबर का, अशाब्दिक संचार अधिकतर होते हैं, तो असंरचित होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, यही करेक्ट आंसर होगा। जबकि जो शाब्दिक संचार होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनमें प्रॉपर जो है व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। अगला सवाल देखिएगा 37 नंबर का प्रश्न देखिए, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनन अभिव्यक्ति के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पर 638 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज एवं रुकने का उपयोग शामिल है? तो जब मैंने आपको सिलेबस बताया था तो उसमें बताया था कि पैरा लैंग्वेज। करेक्ट आंसर विकल्प डी होगा, पैरा लैंग्वेज साथियों आपका। अगला सवाल देखिए 39 नंबर का क्या पूछा है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है, तो यह अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, सामवेगिक अर्थ का, अस्पष्ट नियमों का तंत्र होता है। ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, इसलिए करेक्ट आंसर सी लगा देंगे। 1, 2 और 3 बिल्कुल याद करते हुए, रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा 40 नंबर का, बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो अशाब्दिक संचार का उदाहरण है नॉन वर्बल। एक चित्र जो है 1000 बातें कहता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 40 का ए हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगला सवाल स्क्रीन पर 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है? अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है तो भैया लिखित मेमो, लिखित मेमोस ये क्या हो जाते हैं? ये शाब्दिक हो जाते हैं, वर्बल हो जाते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए, अगला सवाल है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है? मतलब वर्ड कम्युनिकेशन का है ना, यहाँ पे वर्ड कर लीजिए, तो वर्ड में भाई क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। इसमें आप हाथ से लिखते हैं, मुंह से बोलना तो रहता नहीं है कुछ, बाकी दूरभाष पे बोलेंगे, शब्द भी बोला जाएगा, साक्षात्कार भी भाई बोला जाएगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है से है? संचार को समय प्रभावित करता है तो क्रोनैमिक्स होता है, कालक्रम। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी होगा। अगला सवाल है 44 नंबर का, डैश का तात्पर्य कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं? तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। स्थान भाषा से संबंधित क्या है? डी प्रॉक्सिमिक्स है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 45 नंबर का, पूछा है हैप्टिक्स का तात्पर्य है। 45 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर क्या पूछा है कि हैप्टिक्स का तात्पर्य है? तो स्पर्श माने छूने के संचार से, गंध का अध्ययन, पैरा भाषा का अध्ययन या फिर हाव भाव का अध्ययन। तो 45 नंबर के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा, स्पर्श से संचार। यहाँ पे देखिए सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, तो बहुत अच्छी बात है, गुड टच और बैड टच है ना, तो ये सिखाना बहुत जरूरी है। यही आपका क्या हो जाएगा? पहला, स्पर्श से संचार है ना, बहुत बढ़िया संचार इससे भी हो जाता है ना। किस तरीके से आप किसी को छूते हैं वो एक संचार का कारक बनता है। सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों को समूह को क्या कहते हैं? तो प्रोटोकॉल कहते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी होगा। अगला सवाल देखिएगा 47 नंबर का, अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा हो को वर्णित करता है? तो भाई वायरल वीडियो जो होगा वही वर्णित होता। मान लीजिए अमन 10:15 पर कोई वीडियो शेयर कर दिया
और 10:20 के अंदर ही कई सारे लोगों ने उस वीडियो को देख लिया 10,000 लोगों ने देख लिया, या 12,000 लोगों ने देख लिया भैया, या 1,00,000 लोगों ने देख लिया, तो इसका मतलब उसका वीडियो वायरल हो गया। करेक्ट आंसर 47 का आपका ए हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन करेक्ट है, यहां पे बी ऑप्शन में वायरल लिखा है। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। ऐसे ही आपका भाई एप्लीकेटिव क्वेश्चन भी आता है ना, अनुप्रयोग आधार पे। 48 नंबर का प्रश्न, किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको डैश करना चाहिए। किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले, बिफोर पोस्टिंग टू ए डिस्कशन ग्रुप यू शुड। अब देखिए जो आपका ये सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड है, तो पहला जो 2 यूनिट है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे आधारित है, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। और तीसरा यूनिट जो आपका है भैया इंटरव्यू, और चौथा यूनिट जो आपका है कम्युनिकेशन आर्ट ऑफ, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा, 70 से 80 क्वेश्चन। तो ध्यान किस पर हम लोग देंगे, तीसरे और चौथे यूनिट पर। तो देखिए क्या पूछा है, किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज करना चाहिए, ठीक बात है। अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ठीक बात है। समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्ट को पढ़ना चाहिए, ठीक बात है। तो जब तीनों बतिया सही है तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव क्यों ना लगा दे, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगले सवाल को देखेंगे 49 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग क्या है, तो यहां पे फ्लेम मेल है ना, करेक्ट है, ठीक है। एक विमर्श पटल पर मतलबी टिप्पणी भेजना है ना, मीन्स कमेंट, या फिर डी सी ऑप्शन देखिए हेट मेल भेजना है ना, उन्मादी जो है मेल भेजना, डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो 48 नंबर 49 नंबर के लिए आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का आंसर आप क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, यदि आपको किसी अनजान ने कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से आपको संदेश प्राप्त हो जाए, ईमेल प्राप्त हो जाए है ना, या मेल प्राप्त हो जाए जिसको आप जनबे नहीं करते हैं, तो क्या करिए भैया, इसे बिना खोले डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपका वाट लग जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आजकल देखिए शादी कार्ड वाला आ रहा है, शादी कार्ड का आ रहा है, जैसे ही आप लोग डाउनलोड करते हैं तो आपके फोन का एक्सेस सामने वाले के पास चला जाता है। आपके पास देखिए आजकल जो है पीपीटी या फिर कोई जो है ये जो है एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए कह देते हैं, तो उस ऐप को डाउनलोड मत करिए, है ना। तो कहने का मतलब जिसको जानते हैं है ना, सिर्फ उसी का मैसेज जो है आप लोग डाउनलोड करिए, ईमेल देखिए। अगला सवाल देखिए 51 नंबर का, चैट संक्षेप, चैट एब्रीविएशन BRB स्टैंड फॉर। जब चैटिंग करते हैं तब आप लोग क्या लिखते हैं, TNX लिखते हैं, मतलब कि थैंक्स। जब आप लोग चैटिंग करते हैं तो आप लोग क्या लिखते हैं, TBH लिखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। जब आप लोग चैट लिखते हैं तो यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, संक्षेप वर्ड आता है BRB, तो इसका अर्थ आपसे पूछा है तो बी राइट बैक हो जाएगा। तो चैट का टर्मिनोलॉजी और जो है संक्षेप वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, नेटिकेट का स्वर्ण नियम है। नेट का मतलब होता है इंटरनेट, केट का मतलब होता है शिष्टाचार। जैसे एटिकेट्स होता है ना तो शिष्टाचार, उसी तरह से जब इंटरनेट पे शिष्टाचार दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नेटिकेट कहते हैं। और नेटिकेट में कौन कौन होता है भैया, नेटिजन्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, नेटिजन्स होते हैं, मतलब इंटरनेट के उपयोगकर्ता होते हैं। तो इसका स्वर्ण नियम क्या है, इसमें आप लोग मनुष्य को याद रखिए, यही सबसे बड़ी जो है स्वर्ण नियम है। याद रखिए वह भी आदमी है, कुछ चीज भेजने से पहले गलत शरत, है ना। अगला सवाल देखिएगा 53 नंबर का, एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण होते हैं। एक सामूहिक जो है विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 53 के लिए करेक्ट आंसर ए होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 54 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को डैश द्वारा संचार करना चाहिए। तो ज्ञान द्वारा संचार करना चाहिए। आपको कुछ अतः पता नहीं है ना, सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाले बैठे हैं, तो क्या होगा, सांप डस लेगा। तो एक समूह विमर्श में व्यक्ति को ज्ञान के साथ जो है मैसेज करना चाहिए, संचार करना चाहिए, नहीं तो भाई अन्य व्यक्ति आपका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, या हो सकता हो समूह से बाहर भी कर दें कि ये उठ पटांग बातें कर रहा है, इसको चलिए ग्रुप से बाहर कर देते हैं, चल भाई जो भग जो। अगला सवाल देखिए 55 नंबर का,
एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है? तो जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हैं, वो तो सबसे ऑकवर्ड टाइम हो जाता है। करेक्ट आंसर विकल्प डी है। अगला सवाल देखिए साथियों, 56 नंबर का आपके स्क्रीन पर, एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो देखिए यूनिट 3 आपका क्या है? ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। तो देखिए इससे कितने सारे सवाल पूछे गए हैं इस मॉडल पेपर में। तो यहां पे देखिए तथ्यों को बोलना, तेज बोलना, प्रश्न पूछना, अस्पष्टता से बोलना, तो किससे बचना चाहिए? तो तेज बोलने से बचना चाहिए। करेक्ट आंसर 56 का आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए 57 नंबर का क्या पूछा है? एक सामूहिक विमर्श में हमें स्वीकारात्मक होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। यह ना रहे भैया कोई अगर कह दिया कि 2 दूनी कितना होता है तो 4, तो हम कहें नहीं भैया 2 दूनी 4 होता है नहीं, हम बात मान ही नहीं रहे हैं। ऐसे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुप्रिया सिन्नेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो किसी ने कहा कि हमारे माता जी का जन्मदिन है, तो वो तुरंत बोल देती है कि नहीं ये झूठ है ना। तो इस प्रकार से आपको बातें नहीं करना चाहिए, तो स्वीकारात्मक होना पड़ेगा जब जो सही बात है। अगला सवाल देखिए 58 नंबर का, जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रशासित की जाती है। सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची मतलब फिक्स्ड क्वेश्चन है, तो यह क्या हो जाता है? संरचित साक्षात्कार हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो जाता है। इस प्रश्न का प्यारे साथी करेक्ट आंसर विकल्प आपका ए होगा। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा 59 नंबर का, प्रतिवादी से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका संचालन करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टेड टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑन एज गिवन इश्यू फ्रॉम द रिस्पोंडेंट? तो क्या हो जाएगा? 59 नंबर के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोकस्ड इंटरव्यू। उसी मुद्दे पे आप फोकस रहिए। जैसे देखिए यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें कई बार प्रतिभागी जो होते हैं उनसे उसी मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है, या टीवी पे देखिए डिबेट होता है तो उसी मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है। जैसे 3 तलाक पे सवाल पूछा जा रहा था, डिबेट हो रहा था, ऐसे वक्त पे जो है डिबेट हो रहा था, है ना। तो इस तरह से चलिए अगले सवाल को देखिएगा। 60 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो असंयोग प्रतिदर्श है, समस्या पहचान है, प्रति उत्तर पक्षपात है। 60 नंबर के लिए हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है उसमें देखिए पहला असंयोग प्रतिदर्श नॉन रैंडम सैंपल, ये समस्या हो सकता है। रिस्पांस ब्लास्ट भी एक प्रकार की समस्या है। तो करेक्ट आंसर विकल्प डी होगा। 1 और 3 जो दोनों सही है हमारे। अगला सवाल देखिए 61 नंबर का क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है, सब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्टिव मेथड्स इज बेस्ट टू नो मोर अबाउट द पर्सन बाय अलाउइंग हिम टू एक्सप्रेस फ्रीली? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर है 61 नंबर का बी, इंटरव्यू, साक्षात्कार, कि वो अपने बारे में बिल्कुल एकदम खुल करके बताए, है ना। देखिए आजकल पॉडकास्ट होता है, राज समानी बहुत फेमस है ना। रणबीर इलाहाबादिया देखिए पहले काम बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन बाद में इन्होंने गुड़ गोबर कर लिया अपना ही, है ना। तो इस प्रकार के जो होते हैं। साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारकों में त्रुटि आ सकती है। एरर कैन क्रीप इनटू इंटरव्यू डेटा ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो उत्तरों को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल, हाँ भैया हो सकता है। 65 नंबर में देखिए, अब ये 62 नंबर का सवाल है। अब आगे देखिए क्या है, तो दूसरा देखिए प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से, यह है। फिर साक्षात्कार देने वाला बुद्धिमान है, यह है आपका। उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण करने में फेल हो जाता है, यह है। तो साक्षात्कार प्रदान करने में या प्रदत्त करने में निम्न कारकों में त्रुटि आ सकती है। यहां पर 1, 2 और चौथा, तीसरा वाला तो कोई भाई त्रुटि नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार देने वाला बुद्धिमान हो सकता है ना। लेकिन जब हम उत्तर को रिकॉर्ड करते हैं तो शुद्धता में हम रिकॉर्ड करने में फेल हो सकते हैं, ठीक बात है। प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से यह भी ठीक बात है। और उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल, हम वो एटमॉस्फेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिसमें इंटरव्यू लिया जा सके। तो क्या क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा हमारा सही है। अब विकल्प में देखते हैं पहला, दूसरा, चौथा कहां है। पहला, दूसरा और चौथा कहां है? तो विकल्प डी में है। तो करेक्ट आंसर यहां पर इस प्रश्न के लिए 62 नंबर के लिए डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, साक्षात्कार डैश के साथ वार्तालाप है, तो इसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका डी हो जाए, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 64 नंबर का,
एक जॉब प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है? तो पहले स्क्रीनिंग साक्षात्कार, स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब स्क्रीनिंग इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तब फिर आगे चल करके स्ट्रेस इंटरव्यू या ग्रुप इंटरव्यू या डीप इंटरव्यू ये सब आयोजित किए जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए 65 नंबर का स्क्रीन पर साथियों, क्या है? साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां क्या है? तो वैयक्तिक सौहार्दपूर्ण संबंध, ठीक है, अच्छा आंखों का संपर्क रहे, ठीक है, मुख्य बिंदुओं पर स्पष्ट विचार, यह भी है। तो करेक्ट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। व्हाट आर द सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज फॉर इंटरव्यू? किसी इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए? तो पर्सनल रिपोर्ट रहे, है ना, यहाँ पे गुड आई कांटेक्ट रहे, क्लियर आइडिया ऑफ द की पॉइंट रहे, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए 66 नंबर का आपके स्क्रीन पर है। समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय डैश के अनुरूप कर सकता है। तो उसके प्रस्तुतिकरण और बुद्धिमानी किस हिसाब से उसने प्रेजेंट किया और इंटेलिजेंस क्या है, दोनों के आधार पे, इसलिए करेक्ट आंसर विकल्प इस प्रश्न का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 67 नंबर का स्क्रीन पर, क्या है? साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? तो साक्षात्कार मेनली 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 68 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संरचित साक्षात्कार का उदाहरण है? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का टाइप है। तो केस स्टडी साक्षात्कार करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हमारा विकल्प सी हो जाएगा। केस स्टडी टाइप के जो इंटरव्यू होते हैं ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पूरी तरीके से ये निश्चित नहीं होते हैं। अगला सवाल देखिए 69 नंबर का सवाल स्क्रीन पर है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू शब्द की व्युत्पत्ति डैश से हुई थी? तो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरवायर से हुई थी। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं, है ना? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू? तो एक तो फेस टू फेस हो गया, आमने सामने बैठकर, दूसरा व्यवहारिक इंटरव्यू हो गया, तीसरा टेलीफोनिक हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखिए 71 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अच्छी सलाह नहीं है ना? अच्छी सलाह नहीं है। तो भाई देखिए अस्पष्ट रहोगे, वेग रहोगे, अवॉइड गिविंग स्पेसिफिक डिटेल्स रहोगे, तो ये अच्छी सलाह नहीं है। करेक्ट आंसर सी है। यहाँ पे अस्पष्ट की जगह पे आपको स्पष्ट रहना है, क्लियर जवाब देना है और विशिष्ट सूचना भी आपको देना है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे 72 नंबर पे। एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए? तो जब आप इंटरव्यू देने बैठे हैं, है ना, तो ये रहे कि बिल्कुल अपना हाथ और पैर को क्रॉस मत करिए, है ना। मान लीजिए ये इस तरह से पैर ना रहे, हाथ आपका इस तरह से ना रहे, समझ रहे हैं बात। चलिए तो अगला सवाल देखिए 73 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाहें क्या है? आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है, तो पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्या कह रहा है स्पीकर उसको अच्छे सुनिए। वक्ता को जज करना, भाई जज करिए कि वो किस पॉइंट तक जा रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है। जब वक्ता बोल रहा है तब दीवार स्वप्न देखना, क्या ये सही है? या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 73 नंबर के हिसाब से भाई केवल ध्यान देना, क्योंकि दीवार स्वप्न देखना गलत बात है। दीवार स्वप्न देखने का मतलब कि सामने वाला स्पीकर जो है बोल रहा है और आप जो है नींद ले रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। वक्ता को जज भी आप नहीं कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ये होगा, वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, इसी से आप एक्टिव लिसनर बन पाएंगे। अगला सवाल देखिए 74 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। सक्रिय सुनने के समय किस सामान्य गलतियों से बचना चाहिए? तो वक्ता को बाधित मत करिए, है ना, उसके बाद में वक्ता को जज भी मत करिए, और स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना तो ठीक बात है। तो सक्रिय सुनने के समय किस सामान्य गलतियों से बचना चाहिए? तो यहां पे केवल आपका बी करेक्ट आंसर होगा। कैसे? पहला और दूसरा करेक्ट होगा। कैसे? कि आपको भाई वक्ता को बाधित मत करिए, इंटरफेयर मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, और वक्ता को जज भी मत करिए, है ना। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 75 नंबर का साथियों, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं? कौन सी है? तो आदान प्रदान करें तथा सहानुभूति प्रकट करें कठिन परिस्थितियों में, ठीक है। शांत रहें और जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, स्टे काम एंड कनेक्टेड। स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें, बिल्कुल, तो आपका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है? सबसे सामान्य बाधा कौन सी है? तो शोर है। अब देखिए, मैं आप लोगों को क्लास लाइव ले रहा हूं, लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी हैं, वो बीच में बिल्कुल चिल्लाने बोलने इतना उग्रता पूर्वक लगेंगे कि इंटरफेयर हो जाए, या साउंड बाजा बजने लगेगा, तो उस प्रकार से इंटरफेयर हो रहा है, तो हमारे आपके बीच संचार नहीं हो पाएगा, नेटवर्क कट जाएगा या माइक सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अब उसके लिए अच्छी माइक पर काम किया जा रहा है, जिससे सराउंडिंग के जो नॉइज है आप तक नहीं पहुंचेंगे, केवल हमारी जो बातें हैं आप तक पहुंचेंगी। सांस्कृतिक भिन्नता देखिए भाई, किसी संस्कृति में लैंग्वेज दूसरा हो जाता है, किसी संस्कृति में लैंग्वेज दूसरा हो जाता है, तो वहां भी संचार में बाधा हो जाती है। आप देख लीजिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपकी संस्कृति दूसरी है, आप तमिलनाडु चले जाएंगे वहां की संस्कृति दूसरी है, तो जब यहां से आप यहाँ पे लोगों से बात करेंगे तो हो सकता हो सबको अंग्रेजी ना आता हो और आपको तमिल नहीं आ रहा है, यहाँ हो सकता हो सबको हिंदी नहीं आ रहा है, तो यह भी एक बाधा है। अब विश्वास का अभाव, विश्वास का अभाव देखिए, जैसे मान लीजिए ये गोलू आया दौड़ता दौड़ता भोलू के पास, कहा भैया सुनो पड़ोस में भंडारा है, तो इसने संचार इन तक कर दिया। अब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई सही भंडारा है, तो ये क्या करेंगे, विश्वास का अभाव हो जाएगा, तो भी बाधा हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल दी अबव। उम्मीद करते हैं भाई प्रश्न समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए 77 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है? संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है, तो 77 नंबर में 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो यहां पे देखिए, ए अर्थ बाधाएं, तो ठीक ठाक है भाई, अर्थ बाधाएं बिल्कुल होती हैं। आप शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए तो क्या उसकी बात समझेंगे। संज्ञानात्मक बाधाएं, यह भी ठीक है। शारीरिक बाधाएं भी हो सकता हो किसी को सुनाई ही ना देता हो सकता हो कोई गूंगा हो, बोल ही ना पाता हो, तो बाधा का एक प्रकार नहीं है, तो तकनीकी बाधाएं का एक प्रकार नहीं है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं अगर आप पहुंच सकते हैं तो, या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से संचार हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जिसके मुंह नहीं है, कहने का मतलब वो बोल नहीं पाता है, जबान नहीं है, तो वो जबान कहां से वापस लाएगा। तो इस प्रकार से चलिए, अब अगर आप लोग सेमेस्टर भर जुड़े होते तो बहुत बढ़िया से आपका तैयार हो जाता है। 78 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवाज की सकारात्मकता का टोन का एक उदाहरण है? कोई सकारात्मक है, पॉजिटिव टोन है, तो कौन सा उदाहरण है? तो वो इंथुजियास्टिक होगा एंड इनवाइटिंग होगा, उत्साही और आमंत्रित होगा। करेक्ट आंसर ए है। अगला सवाल देखिए, संचार के तत्व क्या क्या है? तो प्रेषक, ग्राहक और संदेश तत्व, है ना। एक तो प्रेषक होना चाहिए, मतलब बाबू होने चाहिए, दूसरा ग्राहक होना चाहिए, सोना भी होनी चाहिए, और संदेश तत्व होना चाहिए कि खाना खाया, पानी पिया, है ना, आज आपके यहाँ क्या बना है, ये सब। तो खैर ये पार्ट आप जो कहें, कहने का मतलब कि संदेश भेजने वाला होना चाहिए, संदेश को सुनने वाला होना चाहिए, और संदेश की बॉडी क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 80 नंबर का, मुखर, सीधे मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मक के संचार शैली के गुण है। तो ये उत्साही संचार शैली के गुण है, स्पाइरिटेड संचार शैली के गुण है। करेक्ट आंसर यहां पर ए होगा। देखिए भाई, फिर से प्रश्न पढ़ लेंगे एक बार। विच कम्युनिकेशन स्टाइल इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। टू पॉइंट एंड असर्टिव, बिल्कुल एकदम पॉइंट पे आ रहा है। तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो, प्रत्यक्ष होगा भाई, यहाँ पे प्रत्यक्ष नोट कर लीजिएगा, सी है ना, प्रत्यक्ष होगा। कई बार निकल जाता है मुंह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा। 81 नंबर का सवाल देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, क्या है? जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो तब उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली क्या हो? तब देखिए, जब आपने रामायण देखा था, तो जब प्रभु राम जी भाई लंका पे चढ़ाई करते हैं, तो वहां पे जो भालू और बानरों की सेनाएं होती हैं, बिल्कुल राम जी उत्साही भाषा में संबोधित करते हैं, है ना। तो बिल्कुल उत्साही आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही क्रिकेट टीम में कैप्टन क्या करता है? बाकी खिलाड़ियों को उत्साही भावना में जो है उत्साह बढ़ाता है कि कमॉन कमॉन, हम ही लोग जीत जाएंगे। चलिए 82 नंबर का सवाल, एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है? एक शिक्षक है और वो सफल है, सक्सेसफुल है, तो वो सबसे ज्यादा कौन से संचार शैली का उपयोग करता है, कौन से कम्युनिकेशन स्टाइल को उपयोग करता है?
यहां पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ए होगा, प्रत्यक्ष संचार शैली को ज्यादातर उपयोग करता है, यहां पे डायरेक्ट। अगला सवाल देखिए क्या है, 83 नंबर का सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होगी? फीडबैक देते समय कौन सी संचार शैली सबसे अधिक प्रभावी होगी? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए भी आपका ए होगा, डायरेक्ट, सिस्टमेटिक। अगला सवाल देखिए 84 नंबर का, क्या पूछा है? तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक की संचार शैली की विशेषताएं हैं। विच कम्युनिकेशन स्टाइल इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालिटिकल। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 84 का आपका बी ही हो जाएगा, यह भी क्रमबद्ध होगा, डायरेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा 85 नंबर का, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा की, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। देखिए गांव में जब लड़का लोग जो है जन्म लेते हैं या लड़की जन्म लेते हैं तो गांव में सबसे पहले कुत्ते को कुकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुर बोलते हैं। और जब थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ बाप उनको सिखा देते हैं बढ़िया शब्द कि भैया कुकुर नहीं, उसको कुत्ता बोलो, है ना। इसी प्रकार से देखिए पैर को क्या बोलते हैं? गोड़ बोलते हैं शुरू में, है ना। गांव में बच्चे, आपने जो लोग गांव से होंगे समझते होंगे, बाद में बड़े होते हैं तो सिखा देते हैं भैया गोड़ नहीं, उसको पैर कहिए, है ना, इस तरह से। तो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल देखिए 46 नंबर का, क्या पूछा है? बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव विधि क्या है? तो देखिए पर्सनालिटी का एक पूरा टॉपिक ही आ जाता है ना, जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बीएड फर्स्ट ईयर में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो बीएड है ना, तो जब हम लोग बीएड में जैसे देखिए सारी चीजें पढ़े हैं तो इसमें प्रश्नावली विधि है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसीलिए जो ट्रेंड टीचर है उन्हीं से आप लोग पढ़िए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 87 नंबर का देखिए, कथानक बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, ये व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? तो प्रक्षेपी विधि होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। अगला सवाल देखिएगा 88 नंबर का, 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कैटल का सिद्धांत है, इस पे कैटल का सिद्धांत लागू होता है। अगला सवाल देखिएगा 89 नंबर का, क्रेस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है? तो क्रेस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसमें स्थूलकाय पहला व्यक्तित्व होता है, दूसरा व्यक्तित्व दुर्बल होता है, तीसरा सुडौल व्यक्तित्व है और चौथा दुर्विकसित व्यक्तित्व है। तो 4 प्रकार के। अब बिल्कुल डीप में हम आपको समझाते, लेकिन बिल्कुल ये भाई रिवीजन वाली क्लास के तौर पे आप लोग इसको लीजिए और फटाफट याद करते हुए चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? तो इसमें भाई सक्रिय अवस्था, एनल स्टेज, लैंगिक अवस्था और मुख अवस्था, ओरल स्टेज। तो 90 नंबर के लिए आपका विकल्प ए है, सक्रिय अवस्था क्या है? ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, बाकी एनल, फैलिक, लैंगिक अवस्था और ओरल, मुख अवस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। अगला सवाल देखिएगा 91 नंबर का सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के शील गुण हैं? व्हाट आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स अमंग द फॉलोइंग? तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, ठीक बात है, अपने आप में भाई डिफरेंट होता है। व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है। तो भाई दोनों ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी होगा। 91 नंबर के लिए 1 तथा बी या 1 तथा दूसरा दोनों ही सही है। अगला सवाल देखिएगा, गलत कथन चुनिए, गलत कथन चुनिए। तो व्यक्तित्व अनोखा और विशिष्ट है, यह तो सही कथन है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता का वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, यह भी ठीक है। व्यक्तित्व में मनोदैहिक तंत्र होता है, साइको फिजिकल सिस्टम होता है, ठीक है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति का रूप है, यही गलत कथन है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व का रूप नहीं है। चलिए 92 नंबर का डी विकल्प। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 93 नंबर का क्वेश्चन, व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है, तो क्या उसको कहते हैं? आत्मसम्मान कहा जाता है, सेल्फ स्टीम कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल देखिएगा 94 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कथन दिया है कि व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है? 94 नंबर के लिए करेक्ट आंसर आप सभी के स्क्रीन पर क्या हो जाएगा? ये भैया व्यवहारवादी दृष्टिकोण है,
करेक्ट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है। जैसे जैसे व्यवहार के माध्यम से आप लोग सीखते जाते हैं वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है। अगला सवाल देखिए 95 नंबर का आपके स्क्रीन पर, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में कौन कौन शामिल है? तो यहां पे देखिए फिजिक शामिल है, जैविक शारीरिक गठन शामिल है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 96 नंबर का, इदम अहम पराहम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो ये मन के गत्यात्मक पक्ष होते हैं, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड होते हैं, करेक्ट आंसर 95 नंबर का आप सभी का ए हो जाएगा, है ना, मन का गत्यात्मक पक्ष। अगला सवाल देखिएगा 97 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रायड है, कहीं कहीं विकल्प में आपको सिगमंड फ्रायड रहता है, तो वही भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा 98 नंबर का, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज, क्या कहा जाता है? उनको हार्मोन कहा जाता है, करेक्ट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला सवाल देखिएगा 99 नंबर का, पर्सोना का अर्थ क्या है? तो भाई पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, और इसी पर्सोना वर्ड से क्या बना है? पर्सनालिटी बना है, तो इतनी बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 100 नंबर का, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्थाओं को 8 स्टेजेस में बांटा है, 8 अवस्थाओं में बांटा है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का साथियों ए हो जाएगा। साथियों कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर किसी कहीं क्वेश्चन पर आपको डाउट है तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, और किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं यह भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आगे की क्लासेस को प्लान कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।